स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि फिर से थोड़ा दबाव का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। जो गेंस शुरुआती सत्र के थे वो सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं और निफ्टी है 24,475 के आसपास और निफ्टी बैंक के जो गेंस हैं वो है सिर्फ 85 अंकों की करीब की। कंजम्पशन को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं वहां पर आज हम फिर से दबाव के साथ ही कारोबार होते हुए देख रहे हैं। आईटी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, मेटल हो गया, वहां पर आपको प्रेशर साफ साफ दिखाई देगा। टैरिफ की चिंता है, बाजार को अनिश्चितता परेशान कर रही है। इस बीच सरकार कोशिश कर रही है कि कंजम्पशन को बूस्ट किया जाए और उसे लेकर 3 और 4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। देखते हैं कि उसमें क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है। और इसके इतर सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि बाकी देशों में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कोलैबोरेशन किए जाएं, कुछ वहां पर बाजार तलाशे जाएं। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी गए हैं जापान के दौरे पर, उसके बाद वो चीन जाएंगे एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए। देखते हैं कि क्या सिनेरियो, क्या सिनर्जीज बन के आती हैं। लेकिन आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए? आप अगर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आप अपने आप को कैसे पोजीशन करें? और बाजार जो 1 साल में बिल्कुल पैसे बना के दिया नहीं है, क्या यहां से अगला 1 साल अच्छा होगा या नहीं होगा, यह जरा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के मार्केट महारथी, दलाल एंड ब्रोचा पोर्टफोलियो मैनेजर्स के डायरेक्टर एंड फंड मैनेजर मिलिंद कर्माकर। मिलिंद सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। थैंक यू सर। आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को? क्योंकि जो भी गेंस आ रहे हैं सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है, उससे बहुत उत्साह मिल नहीं रहा है। क्या बाजार सिर्फ ये टैरिफ वाले मसले से परेशान है या फिर आपको लगता है कि कुछ और दिक्कतें हैं जो बाजार को चलने नहीं दे रही हैं? टैरिफ के मसले पे काफ़ी चर्चा हो रही है आजकल और बाजार में भी काफ़ी उथल पुथल है और मेरे हिसाब से वो थोड़ा बहुत योग्य भी है, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट ये सेंटिमेंट पे चलती है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर सीइंग दिस वॉलेटिलिटी। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ह्यूमन ब्रेन इज़ वायर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म की सोच करें तो 1988 में यूएस ने अक्रॉस द वर्ल्ड सिमिलर टाइप के टैरिफ लगाए थे। उस समय मेरे हिसाब से उसका नाम था सुपर 301 और क्या हुआ था कि उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मेरे ख्याल से सीनियर मिस्टर बुश वाज द प्रेसिडेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम, और उन्होंने कहा कि हमारा काफ़ी कंट्रीज से डेफिसिट चल रहा है तो हमें उसके ऊपर टैरिफ्स लगाने चाहिए। पूरे वर्ल्ड पे टैरिफ लगाए गए, स्पेसिफिकली सिंगल आउट किया गया ब्राज़ील, जापान और इंडिया को। उस समय राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। जापान और ब्राज़ील फिर भी जाके नेगोशिएट करके आ गए, बट राजीव गांधी जी ने कहा कि हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो अभी नेसेंट स्टेज में है और हमारा वो चाहते थे कि हमारा फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर ओपन करें, तो उन्होंने मना कर दिया था उस समय। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई उस समय कि इंडिया में लिबरलाइजेशन शुरू हो गया। एंड आई रिमेंबर दैट बिटवीन 1988 88 से लेके 92 तक, अभी तक की मेरे लाइफ में सबसे बड़ी मार्केट में रैली हुई थी। मार्केट ऊपर गया था 11.5 या 12 टाइम्स ऊपर गया था। सो आई थिंक दिस विल ऑल्सो पास। these are short term things। मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट लॉन्ग टर्म आई थिंक अल्टीमेटली इंडिया विल डू वेल। जी बिल्कुल। मिलिंद सर, एक और सवाल रहेगा कि इंडिया की बात करें तो एक कंजम्पशन इकोनॉमी है देखा जाए, तो यहाँ पे जो मिलिंद सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी है, यहाँ पे थोड़े बहुत सवाल ज़रूर उठते हैं क्योंकि जीएसटी का भी अनाउंसमेंट आया, कब उसकी ट्रांसमिशन होगी, बहुत सारे आईटी टैक्स के जो रेट कट्स आ रहे हैं। किस तरह भारत की कंजम्पशन स्टोरी देख रहे हैं, अर्बन रूरल दोनों के ऊपर आप बताएं। सो कंजम्पशन में ऐसा है, रादर देन कंजम्पशन मैं देखता हूँ राइजिंग पर कैपिटा इनकम। अभी उसमें ऐसा है कि आप अगर 2001-2 से लेके अभी तक देखें तो मार्केट में पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हुई है करीब 6.5 टाइम्स। तो ये ग्रोथ तो चलती रहेगी क्योंकि अभी हम लोग खाली $2,500 पर कैपिटा के थोड़े ऊपर आए हैं। आप ग्लोबली देखते हैं तो जब भी कोई भी कंट्री $2,500 के ऊपर पर कैपिटा इनकम पे पहुंचती है तो वहाँ से $7,500 से $10,000 पर कैपिटा
हैपन्स एनीवेयर बिटवीन 5 to 10 ईयर्स। और मुझे लगता है कि इंडिया वही पाथ पे है। तो जहाँ पे भी आपको पर कैपिटा इनकम से राइजिंग पर कैपिटा इनकम से बेनिफिट होता है, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस है, जैसे कि इंश्योरेंस है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल है, रिटेल है, सो ये एयरलाइंस है, फिर एफएमसीजी खैर मैच्योर बिजनेस है। ये सभी बिजनेसेस में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्गर टर्म में उसमें काफ़ी मुनाफा हो सकता है। मिलिंद सर, एक और चीज़ है कि अब बाजार में देखिए साल भर से पैसे तो बने नहीं। जो हाइज हमने छुए अब उसके आसपास जाने की बाजार ने कोशिश की, लेकिन वहां से फिर से रिवर्सल आ गया। आपको अब अगला एक साल कम से कम मैं पूछ रहा हूं, बाकी तो आप लंबी अवधि की आप चाहे तो जानकारी दे सकते हैं, वो कैसा लग रहा है? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब देखिए सरकार ने कोशिश बहुत की है। पहले जब सरकार की तरफ से या रेगुलेटर की तरफ से कोशिश नहीं की थी तो बाजार चल रहा था, लेकिन टैक्स में रिलीफ दिया गया, आरबीआई ने काफी रिलीफ दी है, अब जीएसटी के मसले पर इतनी अच्छी खबर आ गई। इन सारी चीजों को बाजार प्राइस इन क्यों कर रहा है और आप आगे की चाल कैसी देख रहे हैं? अर्निंग ग्रोथ सेकेंड हाफ ऑफ Q1 अर्निंग सीजन वो तो ठीक रही है, तो आपको सिनेरियो कैसे लग रहे हैं? सो फ्रैंकली मैं शॉर्ट टर्म नहीं देखता हूं, बट फिर भी मैं कुछ अलग तरीके से आपको उत्तर देता हूं कि अगर आप देखें तो सरकार बाजार के लिए कुछ नहीं कर रही। सरकार वांट्स टू पुश द इकोनॉमी एंड राइटली सो। उसका इंसिडेंटली बेनिफिट मार्केट को हो सकता है। तो जीएसटी में कटौती की है या इनकम टैक्स स्लैब चेंज हुए हैं, उसकी वजह से पर कैप लोगों के हाथ में जो पैसा रहता है उसमें सिग्निफिकेंट बचत होने वाली है। इन एडिशन टू दैट 8 पे कमीशन आ जाएगा अगले साल। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस लोगों के हाथ में काफ़ी सारा पैसा जमा होगा और उसकी वजह से मेरे हिसाब से सेकेंड क्वार्टर से या थर्ड क्वार्टर से डेफिनेटली कंजम्पशन में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा और उसका बेनिफिट सभी कंपनियों को जो ये एरिया में है उनको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलिंद सर, आपने सही कहा कि थर्ड क्वार्टर से जो है कंजम्पशन की अपमूव ज़रूर आ सकती है, लेकिन एक चीज़ होता है लॉन्ग टर्म में मेगा ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना। तो भारत में मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि मेगा ट्रेंड्स कहाँ चल रहे हैं और कहाँ पे लगता है कि आपको सेक्टर्स में जो है एक अच्छा फेवरेबल अपमूव देखने मिल सकता है 3 से 5 साल में? वो कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे जो है अपमूव्स आ सकते हैं? सो मेगा ट्रेंड मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ कि राइजिंग पर कैपिटा इनकम ये इंडिया का मेगा ट्रेंड है, अगले 15 साल चलने वाला है। पिछले 20 साल चला है, अगले 15 साल चलने वाला है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये टाइप का जो ट्रेंड है वो अमेरिका में भी पहले देखा गया है, तो इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। खाली ऐसा है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मेगा ट्रेंड ये हमेशा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। तो राइजिंग पर कैपिटा इनकम ये इंडिया का मेगा ट्रेंड है। उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस है, उसमें हॉस्पिटल्स है, उसमें फार्मास्यूटिकल है, उसमें इंश्योरेंस है, एफएमसीजी अगेन व्हाई आई एम रिपीटिंग कि इट्स नॉट अ ग्रेट सेक्टर क्योंकि वो मैच्योर बिजनेसेस हो गए हैं, बट उनको भी बेनिफिट होगा। रिटेलिंग है, ये सबको बेनिफिट होगा। पर इसके अलावा पावर सेक्टर है। अभी पावर में इंडिया का कंजम्पशन फिलहाल तो काफ़ी कम है, पर अगले 5 सालों में जो कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है इंडिया में वो पहले 15 सालों में बिल्डअप नहीं हुई, इतनी बिल्डअप हो रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट इवन पावर सेक्टर कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें राइजिंग पर कैपिटा इनकम से बेनिफिट करती हैं। तो रादर देन लुकिंग एट मार्केट और सेक्टर्स, लोगों को इंडिविजुअल कंपनी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जो कंपनियां अच्छी लगती है उसमें निवेश करके लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए। ठीक है मिलिंद सर, एक और चीज़ है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि एफआईज भारत को लेकर थोड़े से बेरिश हैं, पैसे यहाँ से लगातार निकाल रहे हैं, तो इसके चलते बाजार चल नहीं पा रहा है। आप इसको कितना ठीक मानते हैं और आपको क्या लगता है कि एफआईज की वापसी भारत में कब होगी और क्या देख के वो भारत में लौटेंगे? शॉर्ट टर्म में ये डेफिनेटली मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है और करेगा भी, बट एट द सेम टाइम इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनके पास इतने पैसे आ रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे
आम जनता है, दे हैव रियलाइज दैट देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी हियर इन मेकिंग रीजनेबल रिटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट. सो काफ़ी सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी जा रहा है. सो पहले जैसा था कि जब भी एफआई सेलिंग होती थी मार्केट काफ़ी जोर से गिरता था, वो अभी नहीं हो रहा है. जहां तक कि एफआईएस का सेलिंग का सवाल है, मेरे ख्याल से और कुछ दिन ये चलता रह सकता है, बिकॉज इंडिया में वैल्यूएशंस उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा है. दूसरा ऐसा है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है. तीसरा जो टैरिफ्स है उसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे वो मालूम नहीं है. दैट इज द रीजन व्हाई दिस सेलिंग इज हैपन एंड इट मे कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम. बट आई थिंक वन विल हैव टू सिट एंड गो थ्रू दिस. ये बिल्कुल सर, कंजम्पशन से थोड़ा सा जो है डाइवर्सिफाई करते हैं और इंफ्रा स्पेस पे, प्राइवेट कैपेक्स पे भी एक सवाल उठता है. देखा जाए थोड़े दिन पहले एस&पी की जो है अपग्रेड हुई थी रेटिंग की. कैपिटल भी जो है एक्सपेक्टेड है कि डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में और सस्ता मिल सकता है, और ऑफ कोर्स पीएसयू खेमा जो है लोन्स भी देता है. तो आपको कब लगता है ये प्राइवेट कैपेक्स का दौर जो आना चाहिए वो अभी तक आया नहीं है? कब लगता है कि ये भारत का जो इंफ्रा कैपेक्स का एक अपसाइकल स्टार्ट हो सकता है कि हमें और वेट करना चाहिए? सो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में ऐसा है कि हम लोग ये प्ले कर रहे हैं पावर रिलेटेड स्टॉक से, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक बहुत क्लियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी इन. पर इसके सिवा जो बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैप गुड्स सेक्टर है, धीरे धीरे उसमें भी निवेश करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो 6 महीने बाद मेरे हिसाब से प्राइवेट कैपेक्स शुरू हो जाएगा. क्योंकि अभी जो पीएमआई डेटा है वो बहुत अच्छा आया है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट कैपेक्स भी बहुत दूर नहीं है शुरू होना. कैपेक्स की भी शुरुआत हो जाएगी. गवर्नमेंट कैपेक्स की शुरुआत तो हो चुकी है सर, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है. सर, आईटी सेगमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? आईटी एक समय ऐसा था कि नहीं, मतलब उसको लोग छोड़ना नहीं चाहते थे. अब स्थिति ये हो गई है कि नहीं, डर लगता है आईटी से, कि आईटी में जो तेजी आती भी है थोड़ी बहुत वो सस्टेन कर नहीं पाती है. और एक चीज और है कि बातें हो रही कि नहीं, एआई काफी ज्यादा डिसरप्शन लाएगा. अब भारत की कंपनी प्रोडक्ट ओरिएंटेड तो है नहीं, ये तो सर्विसेज वाली इंडस्ट्री है. आप कैसे देख रहे हैं आईटी के लैंडस्केप को यहां से गोइंग फॉरवर्ड? तो फ्रैंकली हमारे फंड में वी आर नॉट इन्वेस्टेड इन आईटी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आईटी ये मैच्योर बिजनेस हो गया है. उसमें पहले जैसी ग्रोथ नहीं रही. 7-8% ग्रो हो रहा है. हम जब भी कंपनीज देखते हैं तो अगर 15 से 20% ग्रोथ की उम्मीद नहीं है उसमें, तो हम लोग नॉर्मली वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं उसमें. क्योंकि रीजन ऐसा है कि इंडिया में 6.5% रियल जीडीपी ग्रोथ है, 3-4% इन्फ्लेशन है, तो 10-11% ग्रोथ तो उसमें डेफिनेट इकोनॉमी में ही है. सो ऐसी कंपनी जो उससे कम ग्रो हो रही है हम लोग अवॉइड करते हैं. सो एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि अनलेस एंड अनटिल ये कंपनी खुद को इनोवेट करे, द काइंड ऑफ रिटर्न्स विल बी मच लोअर देन द मार्केट. जी बिल्कुल, इस पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी. लेकिन आपने बात की कि 20 से 25% तक के जो ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं, अब ये क्या है कि नए सेक्टर्स होने वाले हैं, जैसे कि सोलर, ईवी, सेमीकंडक्टर हुआ, या कुछ और भी है ट्रेडिशनल सेक्टर्स जो ये लेवल पे ग्रो कर रहे हो, जो आपकी नज़र है? तो ऐसा देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो सेक्टर मैंने पहले बात की कि राइजिंग पर कैपिटा इनकम, आई थिंक दैट इज अ मेगा ट्रेंड एंड दैट इज वेयर ये टाइप की कंपनियां आपको मिलेंगी. ऐसा नहीं है कि सोलर वगैरह में नहीं मिलेगी, सोलर वगैरह में भी जरूर मिलेगी, लेकिन हमने अभी तक देखा नहीं है. सो इसलिए मैं कह नहीं सकता कि सोलर में कोई कंपनी उसमें वैसा ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए दिखाएगी या नहीं दिखाएगी. ठीक है मिलिंद सर, मैं देख रहा हूं कि आपको थोड़ा डिस्कंफर्ट हो रहा है, शायद गले में कुछ खिचखिच हो रही है. आप प्लीज़ है वाटर, आप पानी आराम से पी लीजिए. आपसे हम सवाल पूछेंगे. बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग थीम्स पे और बाजार से जुड़े जो मुद्दे उस पर बातचीत आपने की है. एक चीज़ और आपसे सर हम जानना चाहेंगे, कंजम्पशन को लेके कहा जा रहा है कि नहीं, कंजम्पशन वाली स्टोरी भारत की काफ़ी स्ट्रांग है, और ये सिर्फ हमारे लोग नहीं कर रहे हैं, ये तमाम जो बड़े विदेशी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहे हैं.
आपको क्या लगता है, क्योंकि कंजम्पशन का जो मसला है ना काफी ब्रॉड है, फुटवेयर से लेकर अपैरल से लेकर ई कॉमर्स से लेकर ऑटो से लेकर तमाम चीजें आती हैं, किस चीज को लेकर आप ज्यादा बुलिश हैं? अगर किसी को ग्रोथ चाहिए, पैसे बनाने हो, तो अगले 5-10 साल में वो पैसे कहां बनेंगे कंजम्पशन में? मेरे हिसाब से अगले 5-10 साल में सबसे ज़्यादा पैसा रिटेलिंग में बनेगा, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका में भी जब ये अमेरिकन ग्रोथ शुरू हुई तभी इनिशियली मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज वेयर कमिंग इन द टॉप 5. 20-25 साल के बाद दे वर ऑल रिटेलिंग कंपनीज विच वेयर कमिंग इन टॉप 5, क्योंकि जो प्राइसिंग पावर रहती है वो रिटेलिंग कंपनीज के पास चली जाती है एफएमसीजी कंपनीज के साथ, और दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया. बट मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इतना कम है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हॉस्पिटल में जाना. और जैसा इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ते जाता है, जैसा पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाता है, वैसा हॉस्पिटल्स ऑल्सो कैन बी अ ग्रेट बिजनेस, ऐसा मुझे लगता है. जी बिल्कुल, हॉस्पिटल इंश्योरेंस पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी. सर, इक्विटी एज एन एसेट क्लास तो है ही, लेकिन अगर आपको देखना पड़े सिल्वर या ग्लोबल इन्वेस्टिंग और ऑफ कोर्स अनलिस्टेड शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट्स बहुत है, रिटेल्स और एचएनआई कर रहे हैं, तो ये अल्टरनेट एसेट्स पे क्या व्यू रहेगी? क्योंकि आपने कहा कि जीडीपी जो बढ़ने वाला है, तो ऑफ कोर्स एचएनआई के पास भी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम रहेंगे और अपार्ट फ्रॉम इक्विटी ऑल्सो इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, तो कहाँ पे जो है रुझान ज़्यादा दिखने मिल रहा है अभी? फ्रैंकली मैं ऐसा मानता हूं कि गोल्ड और सिल्वर ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बिकॉज इट डजेंट ऐड एनी वैल्यू. इट गोज अप क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, कम्स डाउन बिकॉज डिमांड कम है. लॉन्गर टर्म में अगेन मैं बोलता हूं कि लोग भूल जाते हैं लॉन्ग टर्म को, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो गोल्ड हमेशा मूवमेंट हैज़ मूव्ड इन साइकिल्स. वो 7-8 टाइम ऊपर जाता है और फिर पूरा नीचे आ जाता है. सो आई डोंट थिंक दिस टाइम इज डिफरेंट. अभी तो फिलहाल ऊपर जा रहा है, but I don't consider it as an asset class. As far as other unlisted space is concerned, मैं firm believe करता हूँ liquidity में, कि मैं मेरा पूरा portfolio कितने जल्दी liquidate कर सकता हूँ. तो that is the reason why my focus predominantly has been on equities. But besides equities, there are other opportunities as well, like InvITs है या REITs है. ये सब जो डेट टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है उसको भी जरूर देखना चाहिए. मिलिंद सर, एक बहुत ही ज़रूरी एक सवाल है, तमाम लोग सोचते होंगे और ऐसी चर्चा हो रही है कि अब ना इकोनॉमिक जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होने जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत की चाइना के साथ काफ़ी करीबी बढ़ रही है. रूस से तो हमारी पुरानी दोस्ती है. अब ये टैरिफ जो 50% का लग गया है, कहा यह भी जा रहा है कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ये 50% ही रहेगा, इसमें कमी आएगी. आपके हिसाब से वो टैरिफ लेवल क्या होना चाहिए जो पूरे इकोसिस्टम को पसंद आए? 25% तो चलिए हम मान के चलें कि ये आज नहीं तो कल ये हट जाएगा, उसके बाद भी 25 बचेगा. ये कितने सस्टेनेबल टैरिफ लेवल होनी चाहिए जो बाजार को और जो कैपिटल मार्केट को पसंद आएंगे? प्रॉब्लम ऐसा है ना कि कैपिटल मार्केट को क्या पसंद आए और ना पसंद आए इसके ऊपर टैरिफ डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं. वो तो डिपेंड करते हैं कि पॉलिटिकली क्या डिस्कशन हो और उसके ऊपर क्या जवाब दे. वो हमारे हाथ में है ही नहीं. एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रैंकली मैं उसके ऊपर सोचता ही नहीं हूँ, बिकॉज जो है वो है. सो देयर इज नो पॉइंट इन रैशनलाइजिंग एवरीथिंग. तो चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस चालू होंगे. कुछ दिन के बाद प्रॉब्ली अमेरिका विल रियलाइज कि ये चेंजेस की वजह से उनका ही नुकसान हो रहा है, तो वापस चेंज हो जाएगा. हमें देखना है अच्छी कंपनियां कौन सी हैं और उसमें इन्वेस्ट करना है. जहां पे अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड है तो उसमें पैसा जरूर बनता है. ये सब टैरिफ वगैरह जो बातें हैं वो बहुत ऊपर के लेवल की बातें. छोटे इन्वेस्टर को इसमें बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. फोकस करना चाहिए अच्छी कंपनियां कौन सी है जिसमें ग्रोथ पॉसिबल है कि नहीं, और इन्वेस्ट करना चाहिए. जी बिल्कुल. मिलिंद सर, आपने कंजम्पशन पे जो एक बुलिश नज़रिया दिया है. मेरा बस एक सवाल है कि जो न्यू एज टेक कंपनीज है उनको भी आज जो है एफएमसीजी के डेफिनेशन में बहुत सारे बड़े सीनियर फंड मैनेजर्स कह रहे हैं. आपकी क्या व्यू रहती है न्यू एज टेक कंपनीज पे? क्योंकि देखिए इनके जो आंकड़े होते हैं, ज़्यादा कवरेज होती है और एक टाइप से रैपर होता है एफएमसीजी स्पेस पे, और धीरे धीरे करके डेफिनेशंस चेंज हो रहे हैं. तो न्यू एज टेक कंपनीज खास करके कंजम्पशन स्पेस पे क्या व्यू है आपका?
तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी जो भी शहर में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है और जहाँ पे पर कैपिटा इनकम हाई है, वहाँ पे ये कंपनीज अच्छा कर सकती है, पर वेदर दे विल सस्टेन एंड मेक प्रॉफिट्स वो सोचना पड़ेगा। अभी तक कोई भी कंपनी उसमें प्रॉफिट नहीं कर रही है, पर हालांकि मैं ये डिस्क्लोज कर दूं कि हम एक ये टाइप की कंपनी ओन भी करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि अगले 4-5 साल ये कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है, और हमें मालूम नहीं ये कंपनी पॉसिबल है कि प्रॉफिट में आ जाए आगे जाके। और अपने यहाँ पे इंडिया में पॉपुलेशन इतना है, लाइक मुंबई में पॉपुलेशन डेंसिटी 28,000 पीपल पर किलोमीटर है, तो ऐसे जो शहर है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और उनकी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल साइज भी वो बड़ा होता है, तो इट कुड बी इंटरेस्टिंग। मगर अगर कोई एक्स्ट्रापोलेट करता है ये पूरा इंडिया में अगर ये डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं, तो मेरा आंसर उसके लिए नहीं है। बट शॉर्ट टर्म यानी अराउंड बिग सिटीज डेफिनेटली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, सो ये कंपनियां भी जरूर देखनी चाहिए। मिलिंद सर, एक और चीज़, आप चूंकि आप काफ़ी ब्रॉडर सेंस में एनालिसिस करते हैं और अपने पैसे डिप्लॉय करते हैं, इस वक्त बाजार में कौन से ऐसे सेगमेंट्स लग रहे हैं कि जहां पर वैल्यूएशन का और ग्रोथ का मिसमैच है? कहां से आप दूर रहने की सलाह देंगे? थोड़ा सा कॉशियस कहां पर रहें? तो मैंने जैसे कहा आईटी में हम कॉशियस हैं डेफिनेटली। कंजम्पशन वगैरह में भी ऐसा है ना कि अगर आपका 4-5 साल का व्यू है या उससे भी ज़्यादा फ्रैंकली, तो ही ये स्टॉक्स देखने चाहिए, अदरवाइज थोड़ा रुकिए। हर साल मार्केट में 1-2 दिन ऐसे आते हैं कि आपको सब अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई शेयर बढ़ रहा है इसलिए इन्वेस्ट करना, ये मेरे हिसाब से गलत होता है। उसमें जो छोटे निवेशक हैं उनको नहीं जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और ओवर वैल्यूएशन यानी अगेन हाई वैल्यूएशंस ये कंपनियों के हैं क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत है, तो वैल्यूएशन आफ्टर कंसिडरिंग ग्रोथ ये देख के इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, वैल्यूएशन ग्रोथ, इस पे बहुत विशेष टिप्पणी मिलिंद सर बताते हुए। मिलिंद सर, मेरी एक सवाल है इमर्जिंग मार्केट्स को लेके। इस साल जो है भारत में सबसे ज़्यादा इमर्जिंग मार्केट्स के जो है आउटफ्लोज देखने मिले, और वही ब्राज़ील और चाइना के प्रति जो है ज़्यादा अप मूव देखने मिला। थोड़ा सा एफआई वाला सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन एज एन फंड मैनेजर, अगर कोई ग्लोबल फंड मैनेजर है, भारत में उतना ग्रोथ अर्निंग्स में आ नहीं रहा है, बहुत सारे गवर्नमेंट पुश आ रहे हैं, उसमें भी जो है ट्रिगर्स नहीं आ रहे हैं। एज अ डेविल्स एडवोकेट मैं प्ले करना चाहता हूँ कि ग्लोबल फंड मैनेजर अब क्या करे, क्योंकि भारत के वैल्यूएशंस को सस्टेन भी करना होगा। क्या वो ग्रोथ लेवल्स वापस आएंगे कि क्या वो वैल्यूएशंस जो प्रीमियम में है वो मेंटेन रहेंगे? उस पर आपकी क्या व्यू रहेगी? मुझे ऐसा लगता है कि भारत में सेक्युलर ग्रोथ है। हाँ, 6 महीना ग्रोथ नहीं रहेगी, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। अगर कोई लॉन्ग टर्म ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं तो वो जरूर इंडिया की ओर देखेगा और निवेश करते रहेगा, क्योंकि देर आर वेरी फ्यू कंपनीज, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच कैन डिलीवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। उसमें भारत एक है। तो आई थिंक एंड लुक एट द साइज ऑफ द इकोनॉमी, लुक एट द पॉपुलेशन विच वी हैव, राइजिंग पर कैपिटा इनकम है, सो ये सब पॉजिटिव है। ये अभी के जो प्रॉब्लम्स है, टैरिफ्स है, थोड़ा स्लो डाउन है, ये सब शॉर्ट टर्म है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी, एंड नॉट सो डिस्टेंट फ्यूचर, वी विल सी कि एफआईआईज वापस आ रहे हैं। और अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी कभी ना कभी तो अगले कोई महीने में ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ही अपॉर्चुनिटी है और वो वापस आएंगे। ठीक है, आना पड़ेगा, ज़रा देर लगेगी एफआईआईज को लेकर मिलिंद सर का ये स्टेटमेंट। बहुत शुक्रिया सर आज समय देने के लिए, विशेष तौर पर हमें और ईटी न्यूज़ स्वदेश के दर्शकों से मुखातिब होने के लिए, और जो भी प्रश्न मन में चल रहे होंगे निवेश को लेकर या फिर बाजार के सेंटिमेंट को लेकर, उनको एड्रेस करने के लिए थैंक यू सो मच सर। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। तो चलिए बाजार के इस सत्र को यहाँ पर समाप्त करेंगे, शो को। निफ्टी की बात करें तो 20 अंकों की हल्की सी तेजी। निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा दम दिखाने की कोशिश की है, 200 अंकों के आसपास की मजबूती हम देख रहे हैं, और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो थोड़ा सा टिल्टेड है बुल्स की तरफ में, करीब 1400 शेयर ऊपर है, और 1200 शेयरों में हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ इस वक्त कारोबार होता दिखाई देगा। कोटक बैंक है टॉप गेनर, निफ्टी का M&M है टॉप लूजर, करीब 2% के आसपास की गिरावट इस शेयर में हो रही है।
एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस शो को यहीं समेटेंगे। फिलहाल शरद को और मुझे आप दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे योर स्टॉक्स। आप अपने सवाल हमसे जरूर पूछिएगा। नमस्कार।